हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस आंसर अप्रोच का 8 सेशन, जिसमें हम यूपीएससी के जीएस के चारों पेपर को आंसर राइटिंग के द्वारा कवर करने का प्रयास करते हैं। इन सेशंस में हमारी ये कोशिश रहती है कि ये क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हों, साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन बनता है तो उसको सॉल्व करने की स्थिति में भी आप रहें। इस सेशन में हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन रहेगा आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी खंड से, एक क्वेश्चन हम देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था खंड से, और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और तकनीकी खंड से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रीवियस 28 क्वेश्चन हम प्रीवियस 7 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन है जीएस पेपर 1 आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि होम रूल आंदोलन में निश्चित रूप से कुछ सीमाएं थीं, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन पर इसका एक ठोस और गहरा प्रभाव पड़ा और देश के मूड को बदलने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका आपको विश्लेषण करना है। तो इसमें जो 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। साथ ही साथ उसकी कुछ सीमाओं के बारे में आपको बताना है। साथ ही साथ इसने राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके की भूमिका निभाई, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो इसको सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि जो होम रूल आंदोलन ने जो प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रभावी तरीके से भारतीय प्रतिक्रिया को व्यक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पहले से ही भारत में उच्च कराधान एवं कीमतों का स्तर काफ़ी उच्च था, लेकिन युद्ध की समस्या के कारण भारतीयों पर यह बोझ और ज़्यादा बढ़ गया और इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 भारतीय होम रूल लीग का आयोजन किया गया। ये जो आयोजन किया गया था 1916 से इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा इस लीग का जो उद्देश्य था वह यह था कि आम आदमी को स्वशासन के रूप में गृह शासन का संदेश देना और ब्रिटिश के अधीन स्वशासन प्राप्त करना। इसके बाद यदि हम होम रूल आंदोलन के योगदान की बात करें तो ये लीग के द्वारा कई तरीके के प्रदर्शन एवं आंदोलन आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा कई तरीके की जनसभाएं इनके द्वारा आयोजित की जाती थी, जिसमें नेता उग्र भाषण दिया करते थे। देश के भीतर इस आंदोलन ने इतनी हलचल पैदा कर दी थी कि अंग्रेजों को इस हद तक जाना पड़ा कि 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी जो एक कुछ सेशन में कुछ समय के लिए ही मिलती थी, तो इसके विपरीत होम रूल आंदोलन था वह पूरे वर्ष कार्य करता था और आंदोलन में बहुत सारे शिक्षित भारतीयों से भी काफ़ी भारी समर्थन इनको मिला हुआ था। 1917 में अगर हम आंकड़े की बात करें तो दोनों लीग में लगभग 40,000 सदस्य शामिल थे। इसके अलावा जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कई सदस्य भी इस आंदोलन से जुड़े, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ बैप्टिस्टा, जीएस खारपड़े एवं सर एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस आंदोलन के माध्यम से नरमपंथी एवं उग्रवादी के बीच में एकजुटता का प्रयास किया गया। इसके अलावा देश के अधिक क्षेत्रों में इन्होंने राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अगर हम बात करें तो 1917 में ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू घोषणा प्रसारित की गई, जिसमें यह कहा गया है कि सरकार में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, स्वशासित संस्थाओं का विकास किया जाएगा, साथ ही साथ भारत में जिम्मेदार सरकारों को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इसे अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, जिसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति गृह शासन की मांग करता है तो वह अब राजद्रोह नहीं कहलाएगा। तो ये तो हमने बात की होम रूल आंदोलन के प्रमुख योगदान की, लेकिन ये आंदोलन समय के साथ कमजोर हो गया और इस कमजोर होने के क्या कारण थे उसके बारे में हम देखते हैं। ये जन आंदोलन नहीं था, बल्कि कुछ शिक्षित एवं कॉलेज के छात्रों तक सीमित था। इसके लिए वह कई लोगों को इसमें लंबे समय तक वह भान नहीं सका। इसके अलावा जो लीग का दक्षिण भारत के मुसलमानों, एंग्लो इंडियंस और गैर जो ब्राह्मण थे उनके बीच में भी उनको समर्थन प्राप्त नहीं हो सका। उन्हें लगा, जो गैर ब्राह्मण लोग थे उनको ये लगता था कि जो होम रूल का मतलब ये है कि उच्च जाति के जो हिंदू बहुमत का शासन उनके ऊपर होगा। इसके अलावा कई नरमपंथी सरकार के जो सुधार होते थे बीच बीच में, उसके आश्वासन से संतुष्ट हो जाया करते थे। जैसे कि मॉन्टेग्यू घोषणा आई तो उससे कई नरमपंथी सरकार के इस रुझान से संतुष्ट हो गए, तो जिससे आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा जो एनी बेसेंट थी वह सरकार की बात से साथ ही साथ होम रूल आंदोलन के बीच में झूलती रहीं। वह इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण नेतृत्व प्रदान नहीं कर सकी, जिसके कारण से और अंततः उन्होंने फिर से ये माना कि सुधारों को भारतीय स्वीकृति के योग्य उन्होंने नहीं बताया। तो उनके द्वारा जो नेतृत्व इसको प्रदान नहीं किया जा सका, तो इसके कारण से भी ये आंदोलन कमजोर हुआ।
इसके अलावा तिलक की अगर हम बात करें तो सितंबर 1918 में एक ब्रिटिश पत्रकार और इंडियन अनरेस्ट का एक लेखक था वैलेंटाइन चिरोल, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए, जिसके कारण से भी ये आंदोलन कमजोर हुआ। इसके अलावा सरकार ने आंदोलनकारियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 का उपयोग किया। इसके अलावा जो छात्रों का होम रूल की जो बैठकों से भाग लेने में प्रतिबंधित किया गया। तिलक की अगर हम बात कर लें तो तिलक पर मुकदमा लगाया गया और पंजाब व दिल्ली में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया। 1910 के जो भारतीय प्रेस अधिनियम था उसके तहत उस पर कई सारे भारतीयों पर प्रतिबंध लगाए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तिलक की अनुपस्थिति, वे इंग्लैंड चले गए थे। इसके अलावा बेसेंट की लोगों को नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण यह आंदोलन विफल हो गया। और अगर हम युद्ध के बात करें, प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रमुखता मिली और जो 1920 में होम रूल का कांग्रेस में पूरी तरीके से विलय कर दिया गया। इसके अलावा यदि हम इसके होम रूल लीग के उद्देश्य की बात करें, इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, लेकिन जैसा कि हमने तय किया है कि इस टॉपिक से संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन भी बनता है तो उसको सॉल्व करने की स्थिति में भी हम रहें, तो इसलिए हम ये भी देख लेते हैं कि होम रूल लीग के उद्देश्य क्या थे। इनका जो उद्देश्य था वह था भारत में स्वशासन प्राप्त करना, साथ ही साथ स्वशासन के लिए राजनीतिक शिक्षा एवं उसकी चर्चा को भारत में बढ़ावा देना, सरकार के जो दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना और सरकारों से भारतीयों के लिए बड़े राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग करना समय समय पर। इसके अलावा उस समय जो राजनीतिक गतिविधियां उस समय नहीं चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों को बनाते हुए राजनीतिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना, तो ये होम रूल लीग के उद्देश्य थे। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात कर लें तो राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया आयाम देने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने समाज के अंतर्गत एक तात्कालिकता की भावना को प्रेषित किया। इसके अलावा युद्ध के वर्षों में राजनीतिक गतिविधियों को चलाने में ये काफ़ी सफल रहे। अगर हम बात करें तो 1916 में जब लखनऊ संधि हुई, लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें जो नरमपंथी थे साथ ही साथ जो उग्रवादी थे उनके बीच में समझौता हुआ। हालांकि इस आंदोलन की कुछ सीमाएं थीं, लेकिन फिर भी इसने जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया होम रूल आंदोलन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी खंड से है, जिसमें ये शहरीकरण से ये क्वेश्चन है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन की पृष्ठभूमि में क्या ये भारत के शहरीकरण की समकालीन और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसका आपको समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो इसमें आपको चर्चा करनी है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके परिचय से। अगर हम बात करें आंकड़ों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो शहर की जो आबादी है वह 31% है और जो जीडीपी में जो उसका योगदान है वह है 63%, और जो कि 2030 तक बढ़कर जो जनसंख्या हो जाएगी शहरी वह हो जाएगी 40% और जीडीपी में उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वह 75% तक हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरत है कि भौतिक, संस्थागत एवं सामाजिक आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया जाए और लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, जिसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी विकास को उसी दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जो भारतीय शहरों के जो वर्तमान मुद्दे हैं उनके बारे में हम देखें तो जो अनियोजित विकास एवं उच्च भीड़भाड़ जो शहरों में है वह एक उसकी महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा जो सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करके जो वाणिज्यिक एवं आवासीय भवनों का लगातार विस्तार किया जा रहा है वह भी इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा समय समय पर शहरी आग की घटना देखने को मिलती है, जैसे कि अभी पिछले वर्ष ही दिल्ली के अनाज मंडी में ये घटना देखने को मिली थी। इसके अलावा अहमदाबाद की एक कोचिंग संस्थान में भी शहरी आग की घटना को हम देख चुके हैं। इसके अलावा जो मलिन बस्तियों का प्रसार की जो बात है, 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो इन बस्तियों में लगभग 64 मिलियन लोगों की पहचान की गई थी जो कि मलिन बस्तियों में रह रहे हैं। इसके अलावा जो शहरीकरण की जो बढ़ती डिग्री के साथ लगातार अपराध भी बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो दिल्ली में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सीपीसीबी के अनुसार, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार 65% जो अपशिष्ट जल है वह खुले नालों में जो कि अनौपचारिक रूप से ही उसमें प्रवाहित कर दिया जाता है, उसमें कोई उपचारण नहीं किया जाता। इसके अलावा ये पर्यावरण को तो नुकसान कर ही रहा है, साथ ही साथ पानी एवं स्वच्छता की समस्या के कारण ये आर्थिक नुकसान भी करता है।
तो ये हमने बात की जो भारतीय शहरों के जो अभी वर्तमान मुद्दे हैं उनके बारे में। अगर हम बात कर लें स्मार्ट सिटी के बारे में, तो शहरी विकास के लिए एक ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। विशेष रूप से जो मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली जैसी मेगा सिटीज़ हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा इन शहरों में भारी निवेश के साथ उनको स्मार्ट शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो इसके जो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वह प्रयास ये हैं कि जो इसमें मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा आवास एवं समावेशन को इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया जाएगा। जो चलने योग्य इलाके हैं उसमें वृद्धि की जाएगी और साथ ही साथ जो खुले स्थान एवं उसके संरक्षण का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के जो परिवहन विकल्प हैं वे लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्षेत्र आधारित विकास के लिए जो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है उसके लिए एक स्मार्ट समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें सारा हॉलिस्टिक रूप से एक तरीके से स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो शहरों की समस्याओं के लिए एक स्मार्ट सिटी मिशन किस तरीके से कारगर हो सकता है उसके बारे में हम बात करें तो जो वैज्ञानिक भूमि उपयोग योजना होने से जो उच्च भीड़ भाड़ है या आग दुर्घटना या शहरी बाढ़ जैसी जो समस्याएं हैं उससे बचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर जब हम प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन करेंगे, ई जो वेस्ट है उसका पुनर्चक्रण करेंगे, तो जिसके कारण से शहरों पर जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है उसमें वृद्धि होगी। इसके अलावा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी को हम जब स्थापित करेंगे आधुनिक परिवहन के माध्यम से, तो इससे शहरों में लोगों की भीड़ को कम किया जा सकता है। लोग उसके जो एडजॉइनिंग एरिया हैं वहाँ पर जाकर बस सकते हैं और वह अपने काम पे आने के लिए आधुनिक परिवहन का साधन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक वाहन एवं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें बेहतर किया जाएगा जो कि वायु प्रदूषण की समस्या को कम करेगा। हैदराबाद के विकसित शहरों के बनों की तरह स्मार्ट सिटी बनाने के में एक तरीके से ये मदद करेगा। तो ये तो हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखा। अगर हम इसकी कुछ कमियों के बारे में बात कर लें तो इसकी कुछ सीमित प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि शहर के केवल 5 से 10% क्षेत्रों आधारित स्मार्ट प्रौद्योगिकी इनक्लेव की इसकी योजना है, जो कि उसका जो 5 से 10% पर ही इसका जो आवंटित धन है उसका 80% उस धन को इसमें उपभोग किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो गरीबी एवं हाशिए पर रहने वाली जो आबादी है उसकी उपेक्षा की गई है। मानवाधिकारों की अवहेलना इसमें देखी गई है, जैसे कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए जो मलिन बस्ती हैं उनको साफ कर दिया गया और उनके जो लोग थे उनको पुनर्वास उसके अंतर्गत नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें नौकरशाहीकरण जो कि ब्यूरोक्रेटाइजेशन हम कहते हैं उसको बढ़ावा दिया गया है, जैसे कार्यान्वयन के लिए इस प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो कि शहरी जो निर्वाचित नगर निकाय हैं उनके कार्यों में पूरी तरीके से हस्तक्षेप कर सकता है, साथ ही साथ उनको ये निर्देश दे सकता है। तो ये उसमें हमने कुछ कमियों की बात की। इसके अलावा अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो जो SDG 11 है जिसको हमें 2030 तक अचीव करना है, जिसमें 17 गोलों को दिया गया है जो कि हमें 2030 तक अचीव करना है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 में ये बात की गई है सतत शहर व समुदाय की, तो वो अचीव करने में ये एक स्मार्ट सिटी मिशन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो उपयुक्त कमियां हैं उनको दूर करके वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्थायी शहरी मिशन इसके अंतर्गत स्थापित किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका GS पेपर 2 भारतीय राज्य व्यवस्था खंड से है, जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि किन आधारों पर किसी लोक प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत निर्धारित किया जा सकता है। उन उपचारों का भी उल्लेख कीजिए कि जो ऐसे निर्धारित व्यक्ति हैं वह अपनी निर्भरता के विरुद्ध उनको उपलब्ध है। तो इसमें आपको बात करनी है जो RPA एक्ट 1951 है उसके तहत किसी भी प्रतिनिधि को किस तरीके से निर्धारित किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके उपचारों को बताना है कि निर्धारित व्यक्ति अपने निर्भरता के विरुद्ध किस तरीके से याचिका दायर कर सकता है या उसके पास कोई अन्य माध्यम इसके अंतर्गत है, तो वह क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम शुरुआत इसके इंट्रोडक्शन से करेंगे, जिसमें हम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कुछ ये प्रावधान करता है कि संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानमंडल के सदनों के चुनाव संपन्न कराने का यह प्रावधान करता है। साथ ही साथ इनके सदस्यों की निर्भरता एवं अर्हता से संबंधित इसके अंतर्गत कुछ नियम भी हैं और साथ ही साथ ऐसे चुनावों के संबंध में किस तरीके से विचारों का जो विवाद हैं उनके का उपचार किस तरीके से किया जाएगा वह भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं।
तो इसमें उनके चुनाव के बारे में बताया गया है, उनकी निर्भरता और अर्हता संबंधित नियम दिए गए हैं, और अगर उससे संबंधित कोई अगर विवाद होता है तो उसका उपचार का प्रावधान क्या होगा वह भी इसके अंतर्गत दिए गए हैं। अगर हम बात करें आरपीए 1951 के अंतर्गत कुछ मानदंड दिए गए हैं जो किसी व्यक्ति को निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि चुनावों में कुछ चुनावी अपराध या भ्रष्ट आचरण का अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसको निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे किसी अपराध के लिए जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा है, जिसमें लेकिन निवारक निरोध को अगर हम छोड़ दें, प्रिवेंटिव डिटेंशंस को अगर छोड़ दें, तो उसके अलावा 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की उसको सजा होती है तो वह भी निर्धारित हो जाता है चुनाव लड़ने से। इसके अलावा किसी निश्चित समय के लिए चुनाव खर्च का वो लेखा जोखा उनको प्रस्तुत करना होता है, अगर वह देने में असमर्थ होता है तो वह उस निर्भरता की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा कोई सरकारी अनुबंध हैं, कार्य हैं या सेवाओं में उसकी कोई रुचि है तो वह निर्भरता को हासिल करेगा। इसके अलावा यदि भी किसी ऐसे निगम या निदेशक या प्रबंधक के पद पर है या कोई लाभ के पद पर है जिसमें सरकार का शेयर 25% से ज़्यादा है तो वह उसमें निर्धारित हो जाएगा। इसके अलावा जो भ्रष्टाचार एवं निष्ठाहीनता के लिए सरकारी सेवा से उसको पहले कभी निष्कासित किया गया है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा यदि वह विभिन्न समूहों के मध्य इसको ऐसा पाया जाता है कि वह विभिन्न समूहों के मध्य शत्रुता बढ़ाने या रिश्वत के अपराध में दोषी है तो वह निर्धारित होगा। इसके अलावा जो अस्पृश्यता जो कि आर्टिकल 17 में दी गई है जो कि निषेध करती है अस्पृश्यता का, दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराध हैं उसके लिए अगर दोषी पाया जाता है तो वह उसके पद से निर्धारित हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब निर्धारित हो जाता है वह व्यक्ति तो उसके पास क्या क्या उपचार उपलब्ध होते हैं। तो वह एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव को प्रश्न के घेरे में लिया जा सकता है और जिसकी सुनवाई की जाती है उच्च न्यायालय के द्वारा, और उसकी अगर उससे अगर संतुष्ट नहीं होता तो उसकी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और क्या कोई लोक प्रतिनिधि निर्धारित है तो इसका जो अंतिम निर्णय करना होता है वह अगर संसद सदस्य है तो उसके केस में राष्ट्रपति वह निर्णय लेगा, और अगर वह राज्य विधायिका का सदस्य है तो उसके केस में राज्यपाल के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। हालांकि जो इनका जो निर्णय होता है वह भारत के निर्वाचन आयोग की सलाह पर वह निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई एक प्रतिनिधि को निर्धारित किया जाता है और उसके पश्चात निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह कुछ आधारों पर निर्भरता को हटा सकता है या उसकी अवधि को कम कर सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से संबंधित, जिसमें निर्भरता से संबंधित अपने प्रावधान देके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जीएस पेपर 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है रोगाणु रोधी प्रतिरोध यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इस सदी में सबसे गंभीर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द्वारा होने वाली मौतों को रोकने में जो AMR टीके हैं उनकी भूमिका पर आपको चर्चा करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। इसके अलावा वह आज के जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किस तरीके से खतरा उत्पन्न कर रहा है और जो इसके AMR टीके हैं वह उसकी रोकथाम में किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम AMR की परिभाषा से इसको शुरुआत करेंगे। ये जो WHO के द्वारा इस AMR को डिफाइन किया गया है रोगाणु रोधी प्रतिरोध को, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं, ये बताते हैं कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगाणु उस दवा के संपर्क में आने से जीवित रहते हैं जो उनकी मृत्यु का कारण बनती। जिसमें यदि हम बात करें तो ये किसी सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी जो आदि जो हैं उसकी जो रोगाणु रोधी दवाएं हैं, जैसे कि आपके बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीमाइरियल, एंटी हेलमिंटिक। तो ये जो दवाएं इनके जो बैक्टीरिया या वायरस को किल करने का काम करती, वह उनके खिलाफ जो वायरस या बैक्टीरिया है जो कवक है वह इनके खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता इसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। तो इसी को एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में संदर्भित किया जाता है। WHO के द्वारा भी एक गाइडलाइन दी गई है जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि रोगाणु रोधी जो प्रतिरोध है उससे संबंधित टीकों के परीक्षण में तेजी लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो AMR है उससे बढ़ती जो स्वास्थ्य चिंता है उसके बारे में अगर हम देखें तो कोविड-19 के बाद जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चिंता काफ़ी बढ़ गई है।
इसके अलावा इसकी मौतों के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये जो प्रतिवर्ष इससे लगभग 7 लाख मौतें होती है और WHO के अनुसार यदि तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो 2050 तक इसमें प्रतिवर्ष 10 मिलियन मौतें होंगी। इसके अलावा जो रोगाणुरोधी दवाओं को अनावश्यक प्रिस्क्रिप्शन होने से जो अभी पहले से ही कई जगह वर्ल्ड में इस तरीके की स्थिति फैल चुकी है। इसके अलावा संक्रमण होते हैं जैसे कि निमोनिया, तपेदिक, गोनोरिया जो खाद्य जनित जो रोग होते हैं उनका उपचार कठिन हो जा रहा है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वह जो एंटीबायोटिक दी जाती है उनको किल करने के लिए वह उसके खिलाफ रेजिस्टेंस प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भारत में अगर हम बात करें तो कुछ ग्राम नकारात्मक पैथोजेंस हैं जैसे कि फ्लोरोक्विनोल और कार्बापेनम के खिलाफ इन्होंने प्रतिरोध को बढ़ा दिया है, जिसके कारण ये काफ़ी समस्या का विषय है। इसके अलावा जो संक्रामक रोग बढ़ने के कारण उस पर और ज़्यादा अधिक खर्च होना चाहिए, लेकिन विडंबना यह है कि उस पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 आई थी उसमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में बात की गई थी और उसके बारे में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने के लिए सरकारों के लिए उन्होंने नीति डिफाइन की थी। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने WHO के साथ मिलकर जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको शीर्ष 10 प्राथमिकता क्षेत्रों में से उसकी एक पहचान की है। इसके अलावा इसमें हमें ये चर्चा करनी है कि जो AMR के जो टीके हैं वो किस तरीके से भूमिका निभा सकते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को कम करने में। जो टीकाकरण का जब हम उपयोग करते हैं तो वह संक्रमण रोकने में मदद करता है, जिसके कारण होता क्या है कि संक्रमण कम होंगे तो जिसके कारण हम एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कम करेंगे और जिससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या कम हो जाएगी। इसके अलावा टीकों के अनूठे फायदे हैं, इसलिए इसे बाजार में और बढ़ाने की आवश्यकता है जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर काफ़ी भारी प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करें तो H इन्फ्लुएंजा और जो S निमोनिया टीके के कारण बीमारी का बोझ कम हुआ है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया संबंधी बीमारियों का, जिससे उनको देने के लिए जो एंटीबायोटिक्स या अन्य जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं वह कम हो गई हैं। इसके लिए जो उनकी प्रतिरोधी घटनाएं भी काफ़ी कम हो गई हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जो डिप्थीरिया और पर्टुसिस के खिलाफ जो टीके हैं वह 70 वर्षों से बिना किसी प्रतिरोध के विकसित किए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल प्रूव करता है कि अगर टीकों को हम यूज किया जाए तो वह इस तरीके की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की जो समस्या है उससे निजात पाई जा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि टीके विकसित करने में वैक्सीन का जो विकास होता है काफ़ी महंगा होता है। इसके अलावा वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखें तो ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है जिसको बनाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निष्कर्ष की तो WHO ने यह कहा है कि संक्रमण की रोकथाम को राष्ट्रीय नीतियों में जो देश की राष्ट्रीय नीतियां हैं उसमें प्राथमिकता बनाया जाए। साथ ही साथ इसकी ये ज़रूरत है कि इस तरीके की समस्या से निजात पाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी राष्ट्र प्रयास करें। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक से संबंधित समाज के अंतर्गत जागरूकता भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको शिक्षित करने का प्रयास की भी काफ़ी आवश्यकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से संबंधित। इसकी जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।